जी, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि क्रिस्टलाइजेशन हम क्यों करते हैं। कंपाउंड के अंदर सम टाइम इम्प्योरिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ होती हैं। हम उसको प्योरीफाई करने के लिए उसको क्रिस्टलाइज करते हैं। उसको प्योरीफाई करने के लिए अब क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, याद रख लें। आप ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे कंपाउंड की क्रिस्टलाइजेशन करा सकते हैं जिसकी टेम्परेचर के चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो। जिसकी मेरी बात समझ में आ गई है? कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जो लो टेम्परेचर पे भी उनकी वही सॉल्युबिलिटी रहती है, हाई टेम्परेचर पे भी वही रहती है। उनके लिए क्रिस्टलाइजेशन फेवरेबल प्रोसेस नहीं होता। क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ उनके लिए फेवरेबल होता है जिनकी लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम हो और हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा। मेरी बात समझ में आ गई? पहले मैंने क्या कहा है? इससे पहले क्या बोला है? सेम हो, लो पे भी वही हो, हाई पे भी वही हो। मसलन दोनों टेम्परेचर, यूँ समझ लें, सिंपल इज़ दैट, कि टेम्परेचर चेंज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज ना हो, तो उसके लिए ये यूज़फुल नहीं है, ना वो क्रिस्टलाइज होगा। इस वजह से ये क्रिस्टलाइज या क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड को प्योरीफिकेशन उनको प्योरीफाई करेगा जिनकी टेम्परेचर के चेंज होने से सॉल्युबिलिटी। मिसाल के तौर पर ऐसा इसका प्रिंसिपल ये है कि जब हम टेम्परेचर कम रखें तो वो क्या हो, लेस सॉल्युबल हो। हाई टेम्परेचर पे सारा का सारा सॉल्युबलाइज हो जाए, मोर सॉल्युबल हो जाए। उसके बाद फिर आप उसको कूल करें, ज़रा मेरी तरफ तवज्जो करें। फिर आप उसको कूल करें तो वो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हल हो गया था वो दोबारा सॉलिड बन के प्रेसिपिटेट हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे वो शुगर का सोल्यूशन है। जैसे वो जलेबी बनाने वाला बंदा होता है, उसके पास क्या होता है, शुगर का सोल्यूशन होता है। वो उसको मुसलसल हीट करके रखता है। जब उसमें जलेबियाँ डालता है तो मुसलसल उसको हीट करके रखता है। अगर वो हीट ना करे तो वो क्या होगा, वो जम जाएगा। ऊपर चीनी जो है जमी जमी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। वो जो चीनी जमी जमी नज़र आई है वो समझ लें क्रिस्टल्स हैं। क्या हैं? तो वो सॉलिड जो है वो दोबारा, जो लिक्विड था सोल्यूशन का, जो शुगर था, शुगर का जो सोल्यूशन था, वो दोबारा क्रिस्टलाइज हो गया है। वो दोबारा क्या हो गया? तो हमने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब भी आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है आपने सॉलिड को हीट करना है। क्या करना है बोलिए? जब आपने सॉलिड को हीट करना है सोल्यूशन बन जाना है, फिर आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिर आपने उसको कूल करना है। क्या करना है? जैसे आप उसको कूल करेंगे तो वो दोबारा क्रिस्टल्स की शक्ल में अपीयर होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? हमें ये क्लियर हो गया कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। क्या होता है प्रिंसिपल? कि सॉल्यूट या कंपाउंड शुड बी सॉल्युबल, very soluble at high temperature, या solubilized at high temperature, and then it is cooled. Then it is upon cooling it creates a solid or crystals. It creates a this process is called crystallization. ये impurities से प्रोडक्ट को प्योर करने के लिए यूज होता है। ओके होगी बात? यहां तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज, सॉल्वेंट की खसूसियात। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट से क्या मुराद है? मतलब देखें, जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल करना है, कोई भी जिसकी आपने क्रिस्टलाइजेशन करानी है उसको किसी न किसी सॉल्वेंट में तो हल करना है ना।
वो कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो केमिकली सल्यूट के साथ रिएक्ट ना करे। मेरी बात समझ में आई? वो सिर्फ सल्यूट को अपने अंदर हल करे लेकिन उसके साथ रिएक्शन, क्योंकि अगर रिएक्शन करेगा तो सल्यूट ख़त्म हो जाएगा, सल्यूट कुछ और चीज़ बन जाएगी। मसलन आपके पास फ़र्ज़ करें नेफ्थलीन है, क्या है? आप नेफ्थलीन को सॉल्वेंट में हल कर रहे हैं, नेफ्थलीन हल होने की बजाय उसके साथ रिएक्ट कर जाए तो इसका मतलब वहाँ नेफ्थलीन नहीं रहेगी, वहाँ नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन सारी ख़त्म हो जाएगी। आपने पहली बात ये याद रखनी है कि सॉल्वेंट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद द सल्यूट। सॉल्वेंट शुड नॉट, सॉल्वेंट को केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? यानी सॉल्वेंट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट, शुड नॉट केमिकली रिएक्ट। जी, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो सल्यूट की अमाउंट को लो टेम्परेचर पे कम हल करे और हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट हल करे, और जब आप उसको कूल करें तो वो क्रिस्टल्स बना दे। मेरी बात क्लियर हो गई? जो हमने प्रिंसिपल में बात की थी कि ऐसा सॉल्वेंट लेना जो क्या करे, लो टेम्परेचर पे कम सल्यूट हल करे, हाई टेम्परेचर पे एंड अपॉन कूलिंग, और आप उसको जब ठंडा करें तो इट शुड प्रेसिपिटेट आउट ऑफ लॉट ऑफ क्रिस्टल्स। क्लियर? नंबर 2, नंबर 3 ये है कि जो आपका सॉल्वेंट है शुड नॉट बी टॉक्सिक, जहरीला ना हो, शुड बी फ्रेंडली, शुड बी इजी टू हैंडल, उसको हैंडल करना आसान हो। वो ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने की वजह से हम उसको हैंडल ही ना कर सकें। शुड नॉट बी टॉक्सिक। क्लियर? कितनी बातें हो गई? 3 हो गई। शुड नॉट बी टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो अगली बात है कि इट शुड फॉर्म वेल डिपॉजिटेड क्रिस्टल्स, इसको क्रिस्टल्स को अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहिए, इसको क्रिस्टल्स को अच्छे तरीके से डिपॉजिट करना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी चीपर, इट शुड बी चीपर, ये सस्ता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। इट शुड बी चीपर, चीपर होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ताकि हम इसको क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ये महंगा ना पड़े, कॉस्ट जो है इसकी लो पड़े। क्लियर होगी बात? समझ आ गई है? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। इसके बाद एक दो और बातें हैं कि ये तकरीबन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट शुड नॉट केमिकल रिएक्ट, इट शुड ईदर नॉट डिजॉल्व। हाँ, एक बात रह गई है कि ये इम्प्योरिटीज़ को हल ना करे। क्या? सिर्फ आपका सल्यूट हल करे, इम्प्योरिटीज़ को हल ना करे, क्योंकि अगर इम्प्योरिटीज़ हल हो जाएंगी वो तो फिर सोल्यूशन में चली जाएंगी। जब आप उसको कूल करेंगे क्रिस्टल्स के साथ, इम्प्योरिटीज़ की क्रिस्टल भी बन जाएंगी, तो ऐसे सेंस में क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका मकसद क्या था? इम्प्योरिटीज़ अलहदा करना। अब इम्प्योरिटीज़ अलहदा नहीं हो रही, इम्प्योरिटीज़ सोल्यूशन के साथ साथ जा रही हैं, इसलिए ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो क्या करे, बोलो, इम्प्योरिटीज़ को हल ना करे। आगे है सॉल्वेंट्स जो यूज़ हो सकते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से फॉर क्रिस्टलाइजेशन। इसमें वाटर हो सकता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या? क्लोरोफॉर्म, रेक्टिफाइड स्पिरिट, क्या? रेक्टिफाइड स्पिरिट।
इसको हम 95% एथेनॉल को कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसके बाद एसिटिक एसिड, क्या? इसके बाद एसीटोन एटसेट्रा। ये सॉल्वेंट्स हैं कॉमनली जो हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो हम क्या करते हैं बोलिए जी? नहीं, और भी हो सकते हैं, बस ये देखना होता है कि टॉक्सिक ना हो, ये देखना होता है कि कोई बहुत ज़्यादा, जैसे बेंजीन पहले यूज़ होता था, बेंजीन कैंसर कॉजिंग है, वो हम यूज़ नहीं करते। इसी तरह वो सॉल्वेंट लेने हैं जो टॉक्सिक ना हों, जो सस्ते हों। बहुत सारे मुतद्दद हैं, ये नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जो हम यूज़ करते हैं। ओके होगी बात? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। आगे है, अब हमने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, उसके अंदर कौन कौन से काम करने हैं। समझ आ रही मेरी बात? मतलब क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा वो हमारा होगा प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जी, जिसको आपने क्रिस्टलाइज करना है उसको सूटेबल सॉल्वेंट सिलेक्ट करके उसके अंदर डाल दें। मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर सॉल्वेंट ले लें। जो भी आपने सॉल्वेंट लेना है वो डिपेंड करता है आपके सल्यूट या सैंपल पर, उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। जब आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करोगे उसके अंदर ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद उसको क्या करेंगे? सॉल्युबलाइज करेंगे, फिर हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करके उसके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ सल्यूट हल हो सकती है आप उसके अंदर हल कर देंगे। तो दिस विल बी द कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरीके से आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नंबर 2, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, अब आपको फिल्ट्रेशन पढ़ाया जा चुका है। आप जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बनाया है, आपको पता है इंप्योरिटीज इसके अंदर हल नहीं होंगी, पता है ना? इंप्योरिटीज उसके अंदर हल नहीं होंगी, नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो फिर कोई फायदा नहीं, हमने उसको हल नहीं होने देना। उसको क्या करना है? उसी तरह सॉल्यूशन के अंदर डाल देना है, फिल्टर करना है। फिल्टर पेपर के ऊपर डाल के उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने से इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखनी है, वो कह रहा है हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। क्या करना है? गरम गरम को फिल्टर कर लेना है। अगर आप उसको ठंडा कर लेंगे तो ठंडा करने से क्रिस्टल्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? तो प्री मैच्योर क्रिस्टल की फॉर्मेशन, प्री मैच्योर का मतलब वक्त से पहले, वक्त से पहले क्रिस्टल्स बन जाएंगी। उस प्रोसेस को रोकने के लिए आपने क्या करना है? हॉट गरम गरम सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। क्लियर होगी बात? ये सवाल बोर्ड में एग्जाम में आ जाता है। यहां पर आपने लिखा है, उसने लिखा है कि नॉर्मल फ्लूटेड या फ्लूटेड फिल्टर पेपर से क्या करना है? बोलिए। हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। हॉट सॉल्यूशन शुड बी फिल्टर्ड। दिस अवॉइड्स द प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन। इसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन प्री मैच्योर जो है वो अवॉइड होती है, यानी कि प्री मैच्योर क्रिस्टल नहीं बनती ऑफ द सल्यूट ऑन द फिल्टर पेपर या स्टेम ऑफ द फनल। ठीक है, जो स्टेम है फनल की उसके ऊपर। ठीक है, यहां पर वो इफ नेसेसरी हॉट वाटर फनल शुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। आगे जनाब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, कूलिंग। जी, अब कूलिंग दो तरह की है। एक है रैपिड कूलिंग। क्या? मसलन फौरन, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको रैपिड कूलिंग से बताता हूं। रैपिड कूलिंग ये होती है कि आप कोई चीज़ गरम गरम, जैसे लोहा है, लोहे को गरम करें, रेड हॉट करें, उसके बाद ठंडे पानी में डाल दें, तो ये है रैपिड कूलिंग। क्या है? समझ आ गई मेरी बात की?
स्लो कूलिंग, या आप उसको फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हो आप उसके अंदर रख दें, ये रैपिड कूलिंग कहलाती है। स्लो कूलिंग कहलाती है कि आप वैसे ही छोड़ दें, जो चीज़ गर्म की है आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दें, खुद ही वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो अपने टेम्परेचर पर आ जाएगी। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर आपने याद रखना है, आपने ये बात याद रखनी है कि आपने बहुत ज़्यादा स्लो कूलिंग भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा रैपिड कूलिंग भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी और रैपिड भी नहीं करनी। स्लो कूलिंग जो है, स्लो कूलिंग, उससे क्या होगा, नुकसान क्या होगा, डैमेज क्या होगा। वो कह रहा है अगर स्लो कूलिंग हो गई तो क्रिस्टल बड़े साइज की बनेगी, क्रिस्टल्स, और बड़े साइज की वजह से कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होंगे। इसलिए हमने मॉडरेट कूलिंग करनी है। क्या करनी है? मॉडरेट कूलिंग से मीडियम साइज की क्रिस्टल्स बनेगी। क्या? और मीडियम साइज की क्रिस्टल के बनने के साथ साथ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अटैच नहीं होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। इसलिए हमने रैपिड जो है स्लो कूलिंग से अवॉइड करना है, हमने मॉडरेट कूलिंग करनी है। क्लियर होगी बात। अब आपको यहां पर पता चल गया। फिल्ट्रेशन में एक सवाल था जो मैंने आपको बता दिया रीजन, कूलिंग में भी एक सवाल था जो मैंने आपको बता दिया है कि मॉडरेट कूलिंग क्यों करनी है और स्लो कूलिंग से अवॉइड क्यों करना है। क्लियर होगी बात। नंबर 4 जी, ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल्स। ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। क्या करना है? शाबाश, ड्राई करना है जी। कलेक्टिंग भी है, चलें पहले कलेक्टिंग देख लें। कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स। हाँ, बातें नहीं करें। इसमें हम ये बात देख लेते हैं। सबसे पहले जो बुक में उसने 2-3 लाइनें दी हैं उसको मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। तो उसने लिखा क्या है? व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीट, the mixture of crystals and the mother liquor is filtered through Gooch crucible using vacuum pump. Full suction is applied in order to drain the mother liquor from the crystals as effectively as possible. Filter cake is rigid enough. It is pressed firmly with cork to drain the leftover liquid. The crystals are then washed with small portion of cold solvent and the process is repeated several times. जी देखें, पहली बात है कि मदर लिकर किसको कह रहा है वो। आपके पास क्या है इस वक्त? आपके पास क्रिस्टल्स हैं, क्या हैं? और सॉल्वेंट है, दो ही चीज़ें हैं। ऐसे ही है, मेरी बात क्लियर हो रही है ना? क्या क्रिस्टल्स है और सॉल्वेंट है। इसको हम मदर लिकर कहेंगे। क्या कहेंगे? मदर लिकर। मदर लिकर को वो कह रहा है इसमें से वो सॉल्वेंट को अलहदा निकालना चाह रहा है। सॉल्वेंट को क्या कर रहा है? अलहदा निकाल रहा है। उसके लिए वो सारे जतन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि जनाब सबसे पहले हमने इसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने, व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीट, मदर लिकर इज फिल्टर्ड थ्रू द गूच क्रूसिबल। सक्शन भी अप्लाई की, कुछ सॉल्वेंट वहां से बाहर हो जाएगा। सक्शन से निकालने से भी सॉल्वेंट, फुल सक्शन इज अप्लाइड। फुल सक्शन लगा देंगे ताकि इन ऑर्डर टू ड्रेन द मदर लिक्वर फ्रॉम द क्रिस्टल्स एज इफेक्टिवली एज, कह रहा मदर लिक्वर से क्रिस्टल्स को लैदा करने के लिए फुल सक्शन लगा देंगे ताकि सारा का सारा क्रिस्टल लैदा हो जाए। फिर आगे क्या कह रहा है? व्हेन द फिल्टर केक इज रिजिड, जब वो फिल्टर केक मीन वो जो ऊपर बन रहा है। देखें मिसाल के तौर पर आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ये देखें जरा तवज्जो करें। इधर जा रहा है सॉल्वेंट, ऐसे ही है? और बोलो मसलन इधर आपने फर्ज करें ये लगाया हुआ है, इसके ऊपर आपने सारा का सारा सॉल्यूशन डाल दिया है जिसके अंदर क्रिस्टल्स भी हैं और सॉल्वेंट भी है।
अब सॉल्वेंट निकल निकल कर इधर जाएगा, इधर जो मटेरियल बचेगा या तो आप उसको रेजिड्यू कह सकते हैं या आप उसको फिल्टर केक कह सकते हैं। जाहिर बात है इसी में क्रिस्टल है, क्रिस्टल तो नहीं ना फिल्टर पेपर से गुजर सकती, लिक्विड गुजर रहा है, जो सॉल्वेंट है वो नीचे से गुजर कर नीचे जा रहा है। जो आपका फिल्टर केक है वो इधर ही मौजूद है, वो जो ऊपर मौजूद है क्रिस्टल की शक्ल में वो फिल्टर केक है। जाहिर बात है जैसे जैसे सॉल्वेंट उसमें से निकलता जाएगा फिल्टर केक रिजिड होता जाएगा, फिल्टर केक हार्ड होता जाएगा, सॉलिड की शक्ल में आता जाएगा। वो कह रहा है कि जैसे जैसे फिल्टर केक रिजिड होगा फिर क्या करेंगे, द क्रिस्टल्स, फिर उसको क्या करेंगे, व्हेन द फिल्टर केक इज रिजिड इनफ इट इज प्रेस्ड फर्मली विद द कॉर्क टू ड्रेन। हाँ, फिर वो कह रहा है इसको फिल्टर पेपर में लपेटेंगे, इसको प्रेस करेंगे, जैसे आप किस चीज़ में पानी डल जाए आप उसको निचोड़ते नहीं, ऐसे प्रेस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो कह रहा है इसको कॉर्क की मदद से प्रेस करेंगे ताकि उसमें से जो बाकी लिक्विड है वो भी बाहर निकल जाए, जो बाकी सॉल्वेंट बचा है वो भी बाहर निकल जाए, सारा का सारा सॉल्वेंट बाहर निकल जाए। द क्रिस्टल्स आर देन वॉश्ड विद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कोल्ड सॉल्वेंट एंड द प्रोसेस इज, हाँ साम टाइम ये होता है कि कोई कलर कोई इंप्योरिटी साथ लग जाती है, उसकी वजह से फिर हम क्रिस्टल्स को वॉश करेंगे। क्या करेंगे, वॉश करने के लिए कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज कर लेंगे जो उसको हल ना करे, उसके साथ बार बार जो है उसके साथ वॉशिंग करेंगे। क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे, इंप्योरिटीज वगैरह सारी चीजें वहां से निकाल देंगे और वॉश करके फिर उसको सेवरल टाइम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपीयर्स टू बी वेरी सिंपल, लेकिन इसकी ऑपरेशन परसेंटेज जो है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हाँ जी, क्लियर होगी बात। यहाँ से कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स हैं, यानी कूलिंग के बाद आप कलेक्शन करेंगे क्रिस्टल्स की। कलेक्शन करना बड़ा आसान तरीका है कि आपका जो भी मिक्सचर बचा है जिसमें क्रिस्टल्स बन गई हैं आप उसको फिल्टर करें। क्या करें, थ्रू द गूज क्रूसिबल। किस के ज़रिए, क्योंकि यहाँ आपने सक्शन लगानी है, यहाँ जहाँ पे आप यहाँ फिल्ट्रेशन कर रहे थे यहाँ गूज क्रूसिबल की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी ज़रूरत, वहाँ पे आपने डायरेक्टली फ़िल्टर करना था, उसमें से सॉल्वेंट को सेपरेट करना ज़रूरी नहीं था। यहाँ पर ज़रूरी है, आपने गूज क्रूसिबल के ज़रिए फ़िल्टर करना है, सक्शन अप्लाई करके मैक्सिमम सॉल्वेंट को बाहर निकाल लेना है। फिर क्या करना है, फिर जो बाकी फ़िल्टर केक बचेगा उसको भी कॉक से प्रेस करके फर्मली उसमें से जो लिक्विड है वो बाहर, फिर आपने सूटेबल सॉल्वेंट सिलेक्ट करके उसकी वॉशिंग करनी है और इस प्रोसेस को क्या करना है, सेवरल टाइम रिपीट करना है। उसके बाद आ जाना है आपने क्रिस्टल्स की ड्राइंग की तरफ। आपने अब क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। अब ड्राई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप कोई फ़िल्टर पेपर लें, क्या लें, उसके सेवरल फोल्ड बनाएं, 2 3 4 फोल्ड बनाएं, मतलब तहें बनाएं, लेयर्स बनाएं। उन लेयर्स के अंदर क्रिस्टल्स को रख दें, ऊपर से उसको प्रेस करें, फिर अगले फ़िल्टर पेपर में रखें। जैसे आप कोई चीज़ गीली होती है आप उसको किसी चीज़ में रखते हैं, सूखी चीज़ में, थोड़ा वो सूखती है फिर दूसरी जगह पे। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस तरीके से आप उसको ड्राई करें। मसलन आप आम बात कर लें, कागज़ में आप उसको लपेटें, उसको लपेटते हैं, वो क्या होता है, वो थोड़ी सी सूखती है, फिर वो गीला हो जाता है कागज़, फिर उसको फेंक देते हैं, फिर नया ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये भी उसी तरह का, वो कह रहा है फ़िल्टर पेपर के अंदर उनको 2 3 फ़िल्टर पेपर के फोल्ड बनाएं और उसके अंदर उसको क्या करें, रखें, ऊपर से प्रेस करें कॉर्क वगैरह से, फिर 2 3 और फोल्ड में रखें। इस तरह करके आप इसको ड्राई कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है। नुकसान क्या है कि इट विल ब्रेक डाउन आवर क्रिस्टल्स। जब आप उसको प्रेस करेंगे क्रिस्टल टूट जाएंगी, ऐसे ही होगा। जब आप उसको प्रेस करेंगे क्रिस्टल्स टूट जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी। उससे, इसलिए ये इसका डैमेज है, साइड इफेक्ट है, इसलिए हमने इससे बचना है। हमने इससे बचने के लिए फिर हम एक और मोस्ट रिलायबल मेथड यूज करते हैं। मोस्ट रिलायबल मेथड वो क्या है, वो है वैक्यूम डेसिकेटर। वो क्या है, वैक्यूम डेसिकेटर्स। वैक्यूम डेसिकेटर क्या है, यहां पर हमारे पास एक वॉच ग्लास होती है।
एक हमारे पास क्या होती है, वॉच ग्लास। समझ आ गई मेरी बात की? हमारे पास क्या है बोलो, वॉच ग्लास है हमारे पास। वी हैव अ वॉच ग्लास। उसके अंदर हमने किसको रखना है, क्रिस्टल्स को रख देना है। उसके ऊपर हमने ड्राइंग एजेंट्स डालने हैं। क्या ड्राइंग एजेंट क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो मॉइस्चर को, जो सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो जो ड्राइंग एजेंट्स हैं वो आम तौर पे P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड, क्या नाम है इसका, या हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, या इसके अलावा सिलिका जेल है। ये हमारे पास कॉमनली जो है ड्राइंग एजेंट यूज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉच ग्लास लेंगे, ठीक है। एक और मेथड होता है कि हम इसको ओवन में भी इनको ड्राई कर सकते हैं, ओवन में। लेकिन ओवन का भी एक नुकसान है, सम टाइम आपकी क्रिस्टल्स मेल्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डी शेप हो जाएंगी, सारा सिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा। उसको सारे मेथड से जो बेस्ट मेथड है, रिलायबल मेथड है, वो क्या है? वैक्यूम डेसिकेटर्स। वैक्यूम डेसिकेटर में एक वॉच ग्लास है, उस वॉच ग्लास के ऊपर हमने क्रिस्टल को स्प्रेड कर देना है, फिर उसके ऊपर ड्राइंग एजेंट डाल देने हैं। ड्राइंग एजेंट क्या करेंगे? मॉइस्चर, वाटर, सॉल्वेंट सबको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो कौन से हैं ड्राइंग एजेंट? फास्फोरस पेंटॉक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल। ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो यहाँ पर बात है वो है डीकलोराइजेशन। डीकलोराइजेशन जी। अब होता क्या है, ज़रा तवज्जो से सुने। बहुत सारी मेटल्स हैं जिनके कलर होते हैं। मसलन आयरन का कलर रेडिश टाइप ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन। लोहे के थोड़े से पीस ले लें, आप पानी में रख दे, 2-3 दिन पड़ा रहने दे। आप उसका जब सोल्यूशन बन जाएगा, वो घुल जाएगा, आप उस पानी का कलर खुद ही चेक करें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। आम एक्सपेरिमेंट है, लोहे की कील लेकर पानी में रख दें, 2-4 दिन पड़ा रहने दें, फिर उसका कलर चेक करें, वो रेडिश ब्राउन रंग होता है। इसी तरह वो कह रहा है जब हम क्रिस्टल बना रहे होते हैं तो कोई आयरन का या कोई भी ऐसा किसी भी मेटल, जो कलर्ड मेटल आइन है, वो अगर शामिल हो जाएं तो हमारी क्रिस्टल को एक रंग आ जाएगा, उसका एक कलर डेवलप हो जाएगा। उस कलर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल एट द एंड, आखिरी स्टेज पर हमने उन तमाम कलर्स को रिमूव करना है। कलर को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे एनिमल चारकोल। क्या करेंगे? ये क्या होती है? चारकोल एक कार्बन की शक्ल है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन। अब ये कैसे बनेगी? जानवरों का जो मटेरियल है, हड्डियाँ वड्डियाँ जो है, उनको हम हीट करके हाई टेम्परेचर पे, और उसको जो है कार्बन उसमें से सेपरेट करते हैं, और वो जो ब्लैकिश कलर का काले रंग का पाउडर बनेगा उसको हम एनिमल चारकोल कहेंगे। क्या कहेंगे? वो एनिमल चारकोल जो है वो हमने यूज़ करनी है कलर को रिमूव करने के लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास क्रिस्टल्स आएंगी उसके ऊपर हम एनिमल चारकोल डाल देंगे। क्या करेंगे? वो जो सारे कलर हैं, ये एनिमल चारकोल वहाँ से उन कलर को एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? अब मैंने एब्जॉर्ब नहीं कहा, मैंने लफ्ज़ क्या बोला है? एब्जॉर्ब, ADSROB, एब्जॉर्ब। मैंने लिखा है कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल चारकोल। जितने भी कलर्स हैं वो एनिमल चारकोल की तह के ऊपर आके चिपक जाएंगे, ऊपर सरफेस के ऊपर आके जमना एब्जॉर्ब कहलाता है। सरफेस के अंदर चले जाना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्ब।
इन दोनों में फ़र्क है। तो एनिमल चारकोल की सरफेस के ऊपर आकर कलर्स क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे, ऊपर आकर उसके ऊपर एडजॉर्ब होंगे और वहाँ से कलर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये तरीका होगा हमारा कलर्स को रिमूव करने का। क्लियर, समझ आ गई? चलें जी, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्रिस्टलाइजेशन को डिस्कस किया है और फर्दर उसका प्रिंसिपल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं और इसके स्टेप्स कौन से हैं। प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिल्ट्रेशन, कूलिंग, कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल, ड्राइंग और डीकलराइजेशन, ये इसके 6 स्टेप्स हैं। और उसके बाद फिर फिल्ट्रेशन जो है वो हम हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को फ़िल्टर क्यों करते हैं, एक सवाल ये हो गया। फिर हम मॉडरेट कूलिंग क्यों करते हैं, स्लो कूलिंग क्यों नहीं करते, और कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स कैसे परफॉर्म की जाती है, ड्राइंग के लिए मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है और इसके अंदर होता क्या है, और कलर डीकलराइजेशन जो है वो हम कैसे करते हैं। तो ये था टोटल टॉपिक, इसको डिस्कस कर लेना। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।